धन्यवाद भाई मुकेश मिरोठा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक बार पुनः ये अवसर दिया कि हम सब युवा साथी एक बार फिर मिलें और ऐसे किसी नए विषय पर जिस पर अपनी समझ के अनुसार हम लोग कुछ काम करते रहे हैं, उसको हम लोग साझा कर सकें, ताकि इस साझेदारी की बदौलत कुछ नई चीज़ें एक दूसरे से सीखें, समझें और अपनी सोच का दायरा हम लोग बेहतर कर सकें। फ़िल्मों को लेके जहाँ तक काम की बात है, तो आज जैसा कि भाई मुकेश मिरोठा ने बताया था कि फ़िल्म रूपांतरण की जो स्थितियाँ हिंदी में उपन्यासों को लेके हैं, ख़ास तौर पे आज़ादी के बाद, उनकी चर्चा करते हुए हम लोग शुरू करेंगे उन तमाम पश्चिमी सिद्धांतों को लेकर जहाँ से रूपांतरण को लेके एक बहस शुरू हुई। फिर वो सारी फ़िल्में जो उपन्यासों, कहानियों और विदेशी साहित्य के माध्यम से, क्षेत्रीय साहित्य के माध्यम से हमारी फ़िल्मों में आया। जब मैं हमारी फ़िल्में कह रहा हूँ तो निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ोकस मैं रहूँगा हिंदी फ़िल्मों को लेकर। हिंदी फ़िल्म दुनिया के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे कि जो क्षेत्रीय फ़िल्में हैं वो अपने स्वभाव में उनकी क्षेत्रीयता चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं न कहीं भारतीयता का पक्ष उसमें कम हो जाता है अपेक्षाकृत वो फ़िल्में जो हिंदी फ़िल्में कहलाती हैं और बॉलीवुड के नाम से जानी जाती हैं। ये अलग बात है कि उन हिंदी फ़िल्मों में भी हिंदी कितनी है, हिंदी प्रदेश कितना है, वो एक अलग विषय है। और एक फ़िल्म का मैं चूँकि दायरा इतना बड़ा है कि बहुत सारी फ़िल्मों की चर्चा विस्तार से संभव नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा समय मिलेगा तो मैं बात करना चाहूँगा काशीनाथ सिंह के काशी के 80 को लेके और उस फ़िल्म की कामयाबी नाकामयाबी को लेके, और काशी का 80 ही क्यों, उसके भी कुछ ख़ास कारण हैं, उनकी भी मैं चर्चा आप लोगों के साथ करूँगा। तो पहले थोड़ी सी चर्चा इसके पहले कि हम लोग बात सीधे रूपांतरण पे करें। मैं आज के समय में भारत में फ़िल्मों की स्थिति क्या है, हमारी फ़िल्मों की स्थिति क्या है, उस पे थोड़ा-सा एक कुछ डेटा जो है आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। आज विश्व में सिनेमाई दुनिया जो है वो फ़िल्मों के निर्माण की दृष्टि से अगर देखें तो भारत उसमें नंबर 1 है। अर्थात पूरी दुनिया में जो फ़िल्में बन रही हैं राष्ट्र के स्तर पर, तो एक राष्ट्र के रूप में सबसे ज़्यादा फ़िल्में अगर कहीं बनाई जा रही हैं तो वो हिंदुस्तान में बनाई जा रही हैं, भारत में बनाई जा रही हैं। बॉलीवुड की फ़िल्में विश्व के कई देशों में पसंद की जाती हैं, विदेशों में भी जाती हैं। भारतीय सिनेमा ने वर्ष 2003 में 100 वर्ष का जब अपना सफ़र पूरा किया, तो एक भारतीय सिनेमा को लेके तमाम समीक्षाएँ, विशेषांक, पुस्तकें, अकादमिक दुनिया में इसके अध्ययन अध्यापन को लेके चर्चाएँ, परिचर्चाएँ, संगोष्ठियाँ और भाषा, तकनीक, साहित्य, इन सब को लेके बहुत ज़रूरी बहस अकादमिक दखल का एक हिस्सा बनी। अधिकांश भारतीय फ़िल्में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के सबटाइटल के साथ निर्मित हो रही हैं आज, और वो अपना व्यापार भी कर रही हैं। कई भारतीय कलाकार हॉलीवुड में जाकर नाम कमा रहे हैं। वो जो एक दूरी थी, वो दूरी भी कहीं न कहीं पट रही है। कहने का मतलब बाज़ारवाद का जो असर है, उससे फ़िल्म दुनिया अछूता नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरह उसमें डूबा हुआ है जहाँ तक हमारे अपने फ़िल्म उद्योग की बात है। हिंदी सिनेमा में भारत का प्रतिनिधित्व, जो मैं आप लोगों से पहले चर्चा कर रहा था कि अगर भारतीय सिनेमा में भी भारत के प्रतिनिधित्व की बात हो, तो किसी भी भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा की तुलना में वो प्रतिनिधित्व हिंदी सिनेमा ज़्यादा करता है। कतिपय अपवाद हैं, उन तमाम अपवादों के बावजूद विविधता का सम्मान रखना एवं सहिष्णुता हिंदी सिनेमा की पहचान रही है। मोटे तौर पे वो बहुत ज़्यादा विवाद की तरफ नहीं झुकता। ये अलग बात है कि विवादों के माध्यम से फ़िल्मों को हिट कराने का एक नया तौर तरीका इस बीच हम लोगों को देखने को मिला है। हम लोग थोड़ी चर्चा उसकी भी करेंगे। हिंदी सिनेमा की तुलना में क्षेत्रीय सिनेमा अधिक यथार्थवादी रहा, क्योंकि क्षेत्र विशेष की संस्कृति में वे रचे बसे थे और वो उनकी एक आइडेंटिटी थी, उनकी एक मजबूरी थी कि वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करें।
उन पर उस तरह के समन्वय का दबाव नहीं था जो हिंदी सिनेमा पे था, या हिंदी सिनेमा चूँकि बहुत बड़ी पट्टी को अपने अंदर समाहित किए हुए है, तो उसके अंदर समन्वय का दबाव अपेक्षाकृत क्षेत्रीय फिल्मों के अधिक रहता है। भारतीय फिल्मों के कुल व्यापार का लगभग 43% हिस्सा हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड का है, 43%। 50% हिस्सेदारी अन्य क्षेत्रीय फिल्मों की है, जिसमें से 36% योगदान उस 50% में से, जो 36% है उसमें खाली तमिल और तेलुगु का कब्जा है। 19% तमिल, 17% तेलुगु। बचे हुए 14% में आप बंगाली, कन्नड़, मराठी, भोजपुरी इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल कर सकते हैं, और 7% व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के बाज़ार से हमको मिलता है, जबकि हमारा पड़ोसी चीन है, उसके यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से व्यापार 44% है। कहने का मतलब जो जितना व्यापार हिंदी फिल्मों का है उससे 1% ज़्यादा। ये कुछ आंकड़े हैं जो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में इंडियड फिल्म कार्निवल के संदर्भ में जो रिपोर्ट आई, वो इन सारी डेटा की एक विश्वसनीयता के संदर्भ में ये सारी बात उन्होंने रखी। ये आंकड़े क्या स्पष्ट करते हैं? ये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि कुछ क्षेत्रीय सिनेमा को छोड़कर बाकी भारतीय भाषाओं में सिनेमा एक उद्योग के रूप में अब भी लाभ का क्षेत्र नहीं है। मतलब जितनी भारत में विविधताएं हैं, जितनी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात भारतीय सिनेमा में आज तक नहीं है, और लाभ के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं है, जब अगर आप सिनेमा को एक उद्योग का दर्जा दे रहे हैं। और जहां लाभ कमाया भी जा रहा है जिस सिनेमा से, ये ज़रूरी नहीं कि उस क्षेत्रीय सिनेमा का परिवेश, उसकी संस्कृति उसकी फिल्मों में झलकती हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इशारे के तौर पे भोजपुरी सिनेमा का नाम ले सकता हूँ। ये इस बात का उदाहरण है कि आज की आप भोजपुरी फिल्में देखें, चूँकि मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूँ, अवध क्षेत्र से आता हूँ, तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये जो फिल्में बन रही हैं, इन फिल्मों का उनकी क्षेत्रीयता, उनकी संस्कृति, उनके परिवेश से बहुत ज़्यादा लेना देना है। वो एक तरह की नवरत्न चटनी है, जो बाज़ार की ज़रूरत है, जो फिल्मों की ज़रूरत है, जो लाभ कमाने की ज़रूरत है, उसके लिए वो एक अच्छा मसाला ज़रूर है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय अस्मिताएं ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत मामूली तरीके से काम करना शुरू किया और पूरी दुनिया में उन्होंने तहलका मचा दिया। और ऐसी एक छोटी सी फिल्मी दुनिया जो है मालेगांव की फिल्मों की है, जिस पे मैंने एक अपना शोध प्रोजेक्ट भी ICSSR के लिए पूरा किया। मालेगांव का सिनेमा, नासिक के पास एक जगह है महाराष्ट्र में मालेगांव। मालेगांव की फिल्मों की खासियत ये है, मालेगांव की खासियत ये है कि ये लूम सिटी है, बहुत लूम सिटी है, और उस लूम सिटी में जो काम करने वाले हैं वो 12-12, 16-16 घंटे काम करते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन माइग्रेटेड है हैदराबाद से, आगरा से, बनारस से, जो कि अब वहाँ के निवासी हैं, और वे आपस में खुद एक साझेदारी के तहत कोई 5,000, कोई 10,000 दे के 40-50 हज़ार रुपये की पूंजी इकट्ठा करते हैं, और जो भी उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे मोबाइल है या शादी का कैमरा है, और वो उसी में खुद कलाकार बन जाते हैं। जैसे सलीम इलेक्ट्रिक वाला, अफजल सब्जी वाला, यही लोग हीरो बन जाएंगे, यही लोग विलेन बन जाएंगे, और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रख के हास्य प्रधान फिल्मों को वो बनाते हैं, और वो फिल्में वहीं पे दिखाई जाती हैं, मालेगांव में ही दिखाई जाती हैं, और 40-50 हज़ार रुपये की पूंजी लगा के वो उससे 10-20 हज़ार रुपये कमा भी लेते हैं। तो कहने का मतलब क्षेत्र वहीं का, समस्याएं वहीं की, भाषा वहीं की, लोग वहीं के, और लाभ वहीं का। ऐसी क्षेत्रीयता भी है जो अपने आप में बहुत अनोखी है, और दुनिया क्या, मैं समझता हूँ शायद पूरे भारत में इस तरह का पैटर्न सिनेमाओं का, मालेगांव के सिनेमाओं का मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला, कि जिस तरह का सहयोग
और एक स्थानीय अस्मिता के नाम पे जो आपस में जुड़ जाने वाली जो साझेदारी वाली बात है, वो भारत के दूसरे हिस्सों में भी नहीं मिलती। मैं पहाड़ों पे काम कर रहा था, पहाड़ी सिनेमा को लेके कर रहा था, तो बहुत सारे जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने यही दुख बताया कि समस्या वही है कि आप अपनी पूंजी लगाकर अपने संसाधनों से अगर कोई फ़िल्म बना देते हैं, तो जो आपके स्थानीय लोग हैं वही उन फिल्मों को देखने नहीं जाते। उन्हीं की तरफ से उसका एक तरह से पहले विरोध होना शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग दो स्थितियां हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक तरफ मालेगांव है और एक तरफ दूसरी तरह के क्षेत्रीय सिनेमा है। बावजूद इसके ये सारे स्थानीय सिनेमा अपने वो कहते हैं ना कि जैसा भी हो अपना एक ढंग ज़रूरी है, अपनी तस्वीर में अपना एक रंग ज़रूरी है। तो ये काबिल तारीफ़ है कि तमाम भारतीय भाषाओं में अगर लाभ नहीं भी हो रहा है तो भी फ़िल्में खूब बनाई जा रही हैं, लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और मराठी सिनेमा, चूँकि मैं यहाँ मुंबई में रह रहा हूँ, मराठी सिनेमा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर साल यहाँ कम से कम 500-700 फ़िल्में बनती हैं। सफल उसमें से शायद 10-12 होती होंगी या उससे भी कम, लेकिन बावजूद इसके फ़िल्मों को बनाने की श्रृंखला जो है लगातार जारी है। और जिस तरह की प्रयोगधर्मिता मराठी फ़िल्मों में है, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो मुख्य धारा की सिनेमा है, जो हिंदी फ़िल्में हैं, उस तरह की प्रयोगधर्मिता उनके यहाँ भी नहीं है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन ये थोड़ी सी रूपरेखा मैंने आपको भारत के बारे में, भारत में सिनेमा की वर्तमान स्थिति के बारे में, इस सिनेमा के द्वारा होने वाली कमाई के बारे में और हिंदी सिनेमा और क्षेत्रीय सिनेमाओं के अंतर के बारे में एक पृष्ठभूमि मैंने तैयार की। और क्षेत्रीय सिनेमाओं की जब बात हो तो उसमें तमिल, तेलुगु, जो कि 36% मार्केट पे, इनका लोकल मार्केट पे कब्जा है, जब आप इनकी चर्चा करें, इनकी बहस करो, तो कहीं न कहीं वो जो छोटे से मालेगांव जैसी जो मालेगांव का जो सिनेमा है उसकी भी दखल लेना बहुत ज़रूरी है। तो उनके बारे में भी सोचा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। उस उद्देश्य से मैं इस विषय पे आया था। अब थोड़ा मैं चलता हूँ अपने मूल विषय की तरफ, जो आज का हमारा विषय है, फ़िल्म रूपांतरण। और मैं फिर याद दिलाऊंगा कि किसी एक फ़िल्म की जब चर्चा करेंगे तो अगर समय अनुमति देगा तो मैं करना चाहूँगा चर्चा मोहल्ला 80 का, जो काशीनाथ के उपन्यास काशी का 80 पर केंद्रित है। फिल्म रूपांतरण एक संदिग्ध सकारात्मक अतिक्रमण। संदिग्ध सकारात्मक अतिक्रमण संदिग्ध इसलिए क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं एडॉप्टेशन को लेके, रूपांतरण को लेके, अनुकूलन को लेके, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ इस बहस में शामिल हैं। लेकिन ये अतिक्रमण और इसको लेके तमाम बहसों के बावजूद मुझे लगा कि ये एक सकारात्मक अतिक्रमण है, ये एक पॉजिटिव अतिक्रमण है, जहाँ एक कृति, एक कला दूसरी कला से भिड़ती है, जुड़ती है। तो उन तमाम विवादों के बीच मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि ये एक सकारात्मक अतिक्रमण है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो रूपांतरण शब्द रूप और अंतरण, इन दो शब्दों की संधि से बना है, जो कि एडॉप्टेशन के लिए हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। रूपांतरण के लिए पर्यायवाची रूप में अनुकूलन का सिद्धांत हम सभी उससे अच्छे से परिचित हैं। समायोजन जैसे शब्द भी प्रचलित हैं। रूपांतरण, अनुकूलन, एडेप्टेशन अपने आप में एक जटिल और समस्यापूर्ण प्रक्रिया है। जटिल तो है क्योंकि एक कला दूसरी कला में समाहित हो रही है, और समस्यापूर्ण ये कि बहुत ज़्यादा समस्यापूर्ण इसको बना दिया गया, क्योंकि जब किसी कृति का एक विधा से दूसरी विधा के रूप में परिवर्तन होता है तो उसके साथ बहुत सारी आशंकाएं, और सिर्फ आशंकाएं नहीं, बहुत सारे आशाएं जुड़ी होती हैं, और ये आशंकाएं और आशाएं उसे दुविधापूर्ण बना देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूपांतरण की प्रक्रिया में पहले का बहुत कुछ छूट जाता है। जैसे आप किसी नॉवेल को टारगेट करके जब फिल्म बनाएंगे तो उसमें से निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो उसमें नया जुड़ जाएगा। इस संदर्भ में जो शुरुआती अकादमिक बहसें हुई, वे इस बात पर केंद्रित रही कि हर विधा विशेष को पसंद करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। चाहे वो कहानी हो तो कहानी को चाहने वाले लोग अलग हैं,
फ़िल्म को चाहने वाले लोग अलग हैं, उपन्यास को चाहने वाले लोग अलग हैं, फ़िक्शन को चाहने वाले अलग हैं, कविताओं को चाहने वाले लोग अलग हैं और सबका अपना एक पाठक वर्ग होता है। जब हम कोई पाठ या कथा या साहित्य पढ़ते हैं तो हमारी विचारशीलता, हमारी तर्कशीलता इत्यादि के लिए अत्यधिक स्वतंत्रता होती है, मतलब हम ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं। शायद यही कारण है कि एक ही कृति के संदर्भ में समीक्षकों की अलग अलग राय हमें मिलती है। किसी एक उपन्यास को पढ़ के, किसी एक कविता को पढ़ के, किसी एक उपन्यास या कहानी को पढ़ के अलग अलग समीक्षक उसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये उनकी विचारधारा के कारण हो सकता है, ये उनकी विचारशीलता के कारण हो सकता है, ये उनके नज़रिए के कारण हो सकता है, या उनकी कल्पना शक्ति के कारण हो सकता है। लेकिन ये है कि एक कृति जो है कई कई विचारों का एक तरह से आयाम हमारे बीच अपने समीक्षकों के माध्यम से, अपने पाठकों के माध्यम से हमारे बीच रखती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि ये बहुत सारी समीक्षाएं, ये बहुत सारी व्याख्याएं जब बहुत अधिक हो जाती हैं तो वो उसे बोझिल बना देती हैं। मतलब फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तव में क्या है, ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि ये बहुत सारी जो वैचारिकी है, बहुत सारे जो विचार हैं, वो एक विचारों का एक बहुत बड़ा जनतंत्र हमारे सामने ला के रख देते हैं। मतलब जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे तो वैचारिकता का एक बहुत बड़ा जनतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी ऑफ थॉट्स हम लोग कह सकते हैं कि एक विचारों का बहुत बड़ा लोकतंत्र हमारे सामने खुल जाता है, क्योंकि ये कृतियों के साथ स्वतंत्रता होती है। लेकिन जब फिल्म विशेष चलती है, मतलब जब उसकी चित्र श्रृंखलाएँ चलती हैं, वो बहुत हद तक अपनी अवधारणाएँ अपने साथ लेकर आभासित होती हैं। मतलब उनकी अवधारणाएँ उनके साथ हैं अधिकांश रूप में। तो आपके पास वहाँ अब उतनी स्वतंत्रता नहीं है जब आप कृति के रूप में उसे पढ़ रहे थे। यहाँ व्याख्या और विवेचना के लिए उस तरह का व्यापक अवकाश नहीं होता जैसा कि किसी कृति या पाठ को पढ़ते हुए उसका पाठक महसूस करता है। ये दोनों विधाएं स्वयं समय और अंतराल को अलग अलग पद्धति से रूपायित करते हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पुष्प वाटिका में जब भगवान राम माँ सीता के सौंदर्य को देखते हैं और उनके सौंदर्य का वर्णन है, इस तरह के बहुत सारे वर्णन बहुत सारी अलग अलग कृतियों में अलग अलग नायक और नायिका के माध्यम से जब भी सामने आता है तो पाठकों के लिए भाव विभोर हो जाने का अवसर अधिक होता है। क्योंकि अब नायिका कितनी सुंदर है किसी कविता में, किसी शेर में, वो उसके लिए वहाँ पे इमेजिनेशन करना, कल्पना करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह कैसी है तो सबके लिए वो अलग अलग है, और सबके लिए चूँकि वो अलग अलग है, ये स्वतंत्रता सबके पास है, तो सब उसमें ज़्यादा मतलब रस की निष्पत्ति वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। लोग ज़्यादा आनंद विभोर हो रहे हैं। कोई उसको अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपना अपना आकाश, तो अपने अपने तरीके से वो नायिका कितनी सुंदर है उसका वो आकलन कर सकते हैं। लेकिन जब फिल्म है, जब फिल्म में दिखाना है तो वहाँ साक्षात एक नायिका आपको दिखा ही देनी है। अब वो जितनी भी सुंदर हो लेकिन वो साक्षात हो जाएगी वहाँ, मतलब वहाँ पे एक लिमिटेशन आ गई। फिर चाहे आप नायिका के रूप में माधुरी दीक्षित को रख दें, नायिका के रूप में आप करिश्मा कपूर को रख दें, कटरीना कैफ को रख दें, किसी को भी रख दें, लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो नायिका का चेहरा आएगा सीमाएं वहीं पे शुरू हो जाती हैं। अब वहाँ पे जो अनुभूति का विषय है वो वहीं पे उसको पूर्ण विराम मिल जाता है। तो इस कारण कृतियों में जितनी अधिक स्वतंत्रता थी, फिल्म में उतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं हो पाती। कि वह कितनी सुंदर है उसको लेके आप पूरा का पूरा पुराण लिख डालिए, और पढ़ने वाला भी भाव विभोर, लिखने वाला भी भाव विभोर, लेकिन जब फिल्म में दिखाना है तब तो आपको दिखा ही देना होगा कि वो कितनी सुंदर है। और कहते हैं ना कि जब जैसे कुछ चीज़ें छुपे हुए रूप में ज़्यादा सुंदर रहती हैं,
तो ये जो छुपा हुआ रूप है वो उसकी संभावना कृतियों में ज़्यादा है, शब्द, क्योंकि वहाँ शब्दों के माध्यम से आपको बताना है वो कैसी है, और उन शब्दों के माध्यम से अर्थ ग्रहण करने के लिए पाठक स्वतंत्र है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे आपको साक्षात किसी न किसी को सामने रख देना है, और जैसे ही आप किसी को सामने रखेंगे बाकी की संभावनाएं वहाँ से तिरोहित हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि दोनों के समय और अंतराल को देखने की पद्धति अलग अलग है। वहाँ पे अवकाश ज़्यादा है, यहाँ पे अवकाश उतना नहीं है, समय का दबाव है, तकनीक है, और किसी न किसी आपको प्रत्यक्ष करना है। तो वो जो अप्रत्यक्ष वाली स्थिति थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जा रही। रूपांतरण अनुकूलन एक गंभीर रचनात्मक प्रक्रिया है। कहानी होना, और वह होना किस तरह का होना है, ये महत्वपूर्ण है। पश्चिमी समीक्षकों ने इसी बात को स्टोरी एंड डिस्कोर्स के माध्यम से रेखांकित किया। किसी कृति या पाठक के अंदर पाठ के अंदर वह क्या है जिसके होने से वह महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम लोग चर्चाएं करते हैं कि नहीं वो उपन्यास बहुत अच्छा है, तो वो जो बहुत अच्छा है वो किन कारणों से अच्छा है वो जानना और समझना उस निर्माता निर्देशक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो उस कृति विशेष पे, उस उपन्यास विशेष पे, उस कहानी विशेष पे किसी फिल्म का निर्माण कर रहा है। और वह जो होना है किसी कृति का, जब वो वास्तविक पर्दे पे चित्रित होगा, दिखेगा, तो उसके होने की जो सीमाएं आएंगी, उसके बाद क्या होगा, तो वो भी चिंता जो है उस निर्माता निर्देशक के अंदर हमेशा रहती है। और ये सब करते हुए यह चुनौती उस कृति विशेष के साथ अर्जित विश्वसनीयता को बनाए रखने की भी होती है, कि ऐसा नहीं कि फिल्म को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप कृति की जो विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता से ही आप खिलवाड़ करने लगें, इसकी भी आपको अनुमति नहीं होती। जिस कृति या पाठ के आधार पर कोई फिल्म बनती है वह अपने नए कलेवर में उस कृति विशेष के साथ कितनी निकटता एवं एकनिष्ठता रख पाती है, यह भी समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। समीक्षक यहाँ भी आपको बख्शेंगे नहीं कि उपन्यास क्या था, फिल्म क्या है, और वो कितने हद तक वो जो उपन्यास का संदेश था उस संदेश को कितना निभा पाई है, उसके साथ कितना सामंजस्य निभा पाई है, इसका भी एक दबाव जो है उस फिल्म निर्माता निर्देशक के ऊपर हमेशा बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपर्युक्त रूपांतरण अनुकूलन समीक्षा के मापदंडों में फंसकर अधिकांश फिल्में गंभीर आलोचना का शिकार हो जाती हैं। ये सच्चाई है और होती रही हैं और होती रहेंगी। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अलग अलग माध्यम, अलग अलग विधा के रूप में साहित्य और सिनेमा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सीमाएं हैं, ये हमको समझना होगा। साहित्य के संदर्भ में हम कम कह चुके हैं कि वहाँ फिल्मों की तुलना में वैचारिकी और तर्कशीलता के लिए अधिक व्यापक और विस्तृत जमीन है, वहाँ का फलक अधिक विस्तृत है। लेकिन हम देखते हैं कि रूपांतरण अनुकूलन के बहाने स्रोत सामग्री और उस स्रोत सामग्री के आधार पर निर्मित फिल्म के बीच तुलनात्मक अध्ययन और आलोचना की जो लंबी परंपरा रही है, उसे कहीं न कहीं एक नए सिरे से देखने की अब ज़रूरत है। लेकिन इस परंपरा की सार्थकता कमतर आकी जा सकती है क्योंकि किसी व्यापक रूप से स्वीकृत अकादमिक सिद्धांत या सिद्धांतों के विकास में ये सारे एडॉप्टेशन की जो मेजर थियरीज़ हैं वो सब फेल रही हैं या उनकी स्वीकृति बहुत कम रही है। आप में से जो लोग फिल्मों को लेके काम करते हैं, आप सब इन सारी चीज़ों से, उसकी थियरी, एंटी थियरी, उनकी मेथोडोलॉजी से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं चूँकि उस तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा मूल विषय नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे जितना इस विषय से संबंधित है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी स्वीकृति बहुतायत में कम है। फिल्म के प्रभाव का उपन्यास की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस तरह के जो विचार आए 60 और 70 के दशक में, मुझे लगता है कि अब उनको जो है झुठलाने का एक इरादा हमको करना चाहिए। लेकिन स्रोत सामग्री के प्रति जिम्मेदारी को लेकर बहस होती रहनी चाहिए और होती रहेगी। कुछ समीक्षक इसे फिल्म के लिए ज़रूरी मानते हैं, तो
कुछ इस तरह के आग्रहों को एक बुरी फिल्म का कारक भी मानते हैं। दोनों चीज़ें हैं कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ जो मूल पार्ट है, मूल टेक्स्ट है, उसके प्रति आप जितने ज़्यादा साहित्यिक रूप से जिम्मेदार होते जाएंगे, तो वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको एक बुरी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करेगी, या कम से कम वो उसमें एक फिल्म के बुरेपन का एक कारक वो ज़रूर बन जाएगी। ऐसे लोगों का, इस विचारधारा के लोगों का साफ मानना रहा है कि यदि स्रोत सामग्री को लेकर इतना अधिक आग्रह और दबाव रहेगा, तो जो निर्मित होगा वो असल की नकल होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो नकल होगी वो निश्चित तौर पे असल से कमज़ोर होगी, क्योंकि फ़िल्म बनाते समय आपका पूरा ध्यान इस बात पे रहेगा कि असल क्या है और आपने जो बनाया है वो किस हद तक उसको जस्टिफाई कर रहा है या किस हद तक वो उसके करीब है। ये एक सामान्य समझ है कि कला का पुराना रूप नए से बेहतर होता है, ओल्ड इज़ गोल्ड। ये हम सामान्य रूप से समझते हैं कि कला का जो पुराना रूप है वो नए से बेहतर है, और उसका रूपांतरण कहीं से भी पहले से बेहतर नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। साहब, जो उपन्यास में लिख दिया प्रेमचंद ने, वो फिल्म में कहाँ से आएगा। अधिकांश फिल्में जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर और एमी जैसे अवार्ड मिले हैं, आप उनकी सूची उठा के देख लें, वे अपने आप में मूल फिल्में रही हैं, मतलब वे किसी कृति के रूपांतरण के आधार पर नहीं बनी हुई हैं। तो जो लोग रूपांतरण के लेके जिम्मेदारी की बात से सहमत नहीं हैं, वो बार बार ये तर्क देते हैं कि इस तरह की सूची आप उठा के देख लें और आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो मूल फिल्में हैं। कहने का मतलब वो किसी रूपांतरण का आधार नहीं है। फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों में, लेकिन जब आप फिल्में जब बनना शुरू हो रही थी, हिंदुस्तान में भी जब फिल्में बनना शुरू हुई, तो हमने उन दिनों देखा कि जो कृतियाँ जन सामान्य के बीच अधिक लोकप्रिय थी, उनको पर्दों पे दिखाया गया। जैसे फिर वो पौराणिक कथाएं हों या जो भी हों, उनको फिल्मों पे दिखाया गया। भारत के संदर्भ में हमको यही देखने को मिलता है। भारत में तमाम पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर फिल्में बनी, जिन्हें खूब पसंद किया गया। अब इसका कारण क्या था? कारण दो हो सकते हैं। एक तो ये कि पहले मूक फिल्मों का जो दौर था, उसमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर फिल्में बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा होगा कि इनके कथानक से जनमानस अच्छे से अवगत था। अतः जो मूक फिल्मों में आवाज़ की कमी का मामला था, दर्शकों को अधिक वो परेशान नहीं करता, क्योंकि उस कथा से, उसके कथानक से वो अच्छी तरह परिचित हैं। वो इस मिट्टी में रची और बसी हुई है, यहाँ की संस्कृति में बसी हुई है, इसलिए वो जो आवाज़ की कमी का मामला था, वो कमी उन कथानकों से जो है छुप जाती थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि चूँकि इन कथानकों की समाज में स्वीकार्यता व्यापक स्तर पर थी, अतः ऐसी फिल्मों के व्यावसायिक रूप से असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती कि भाई राजा हरिश्चंद्र और इस तरह की फिल्में जब बनेंगी तो वो असफल कैसे होंगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ इसके पहले नाटकों की परंपरा रही है, लोग इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए गांव-गांव में लोग रात भर बैठे रहते थे। तो जब फिल्म बन रही है तो उन नाटकों से तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आ रही है, तो उन्हें ये लगता था कि चूँकि इनकी स्वीकार्यता है और जनमानस इनसे अच्छी तरह से परिचित है, तो एक व्यावसायिक दृष्टि से इस तरह से ये एक सेफ गेम है कि आप असफल नहीं होंगे, आपकी जो पूंजी लगी है इसमें, उस पूंजी का नुकसान आपको नहीं होगी। यह पद्धति शुरुआती दिनों में खूब चली। इस तरह फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों में ही रूपांतरण जो है वो फिल्मी व्यवसाय के लिए एक भरोसेमंद आधार बना कि अगर ऐसी कृतियों को, ऐसी पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर अगर फिल्में बनाई जाएंगी तो उसमें व्यावसायिक रूप से असफल होने का खतरा कम होगा और उनके सफल होने की संभावना अधिक होगी। फिल्म बड़े व्यापक स्तर पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से जन सामान्य को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी मानी जा सकती है। इसलिए भी श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को केंद्र में रखकर फिल्म निर्माण का कार्य होता रहा। ये वही जिम्मेदारी वाली बात है। दरअसल फिल्मांतरण की सारी बहस
मूल रूप से तुलनात्मक होती है, कंपैरेटिव होती है। जैसे कि आप तुलना करना शुरू कर देते हैं कि उपन्यास क्या था या मूल पाठ क्या था और बनी हुई फिल्म क्या है। और ये इस तुलना के पैमाने कई बार इतने गलत होते हैं कि उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस बहस का जो मूल होता है वो होता है तुलना। ऐसी तुलनात्मक बहसों के बीच हम ये भूल जाते हैं कि फिल्म निर्माण का एक स्वायत्त रूप भी है जो अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में एक सत्ता है जिसको आपको समझना होगा। जब आप भाषा के संदर्भ में बात करेंगे तो फिल्म की भाषा कलम की भाषा नहीं हो सकती, वो कैमरे की भाषा है। और कैमरे की भाषा में बहुत सारी चीज़ें जो हैं शब्दों के अलावा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहाँ ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था, अंधेरा, सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। भाव भंगिमा, चेहराएँ, हवा, शांति, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उसकी भाषा का एक हिस्सा हो जाता है। तो फिल्म निर्माण का वो जो स्वायत्त रूप है, हमको उसको भी समझना होगा जब भी हम तुलना करने की स्थिति में आएँ। जिस कृति के आधार पर फिल्म का निर्माण होता है, अक्सर ये देखा गया है कि उस कृति के लेखक की बनी हुई फिल्म से काफ़ी असहमतियाँ और शिकायतें होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड था। और ये चीज़ें अभी अगर हाल की फ़िल्मों के बारे में कहूँ तो जब 3 इडियट्स रिलीज़ हुई तो चेतन भगत जैसे राइटर्स ने भी इस पे विरोध जताया और बोले कि नहीं, मैंने जो लिखा था और जो बना है, हालांकि जो बना है वो कामयाब है, लेकिन मैंने जो लिखा था वो साहब उसके साथ न्याय नहीं है। तो मतलब ये अधिकांश लेखकों की ये शिकायत रहती है। वो एक तरह से शिकायत दर्ज कराते हैं और असहमति व्यक्त करते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका जो है मनोवैज्ञानिक कारण है। इस संदर्भ में विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि कृति विशेष के लेखक एक मनोवैज्ञानिक दबाव में होते हैं और उन्हें इस बात का भय होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर बनने वाली फिल्म कहीं उसकी प्रतिष्ठा और शोहरत को कम न कर दे। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वो लगातार फील करते हैं। कोई और उसके श्रम और लाभ उठा रहा है। बताओ, कृति मेरी और फ़ायदा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये भी एक मानसिक दबाव होता है। अतः ऐसी मनस्थिति उसे निर्मित फिल्म के विरोध में खड़ा कर देती है। एंड्री बेजिन जैसे विचारकों ने 60 के दशक में रूपांतरण के खिलाफ खूब लिखा। और ये अगर मेरी स्मृति ठीक है तो डेथ ऑफ ऑथर जैसी किताब 1967 में आ गई और जिसकी मूल अवधारणाएं वही सब थी जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, या जिसके बदलाव वाले पक्ष को लेकर कम से कम मैं थोड़ा ज़्यादा झुका हूँ। लेकिन 1967 में ही डेथ ऑफ ऑथर घोषित कर दी गई, क्योंकि बताओ, ऑथर की कृति पे फिल्म बन जा रही है और फिल्म जो है उसकी आइडेंटिटी और उसकी सफलता का सारा श्रेय खा जा रही। ये जो डर होता है ना, वो डर जो है एक्चुअली उस डर की डेथ होनी थी, लेकिन घोषणा उस डेथ ऑफ ऑथर की हो गई। वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार फिल्म एडॉप्टेटर्स को अपनी खुद की भाषा को गढ़ना होगा ताकि जो फिल्म वे प्रस्तुत करते हैं वह किसी पुष्प की तरह खिलते हुए अपने सौंदर्य और अपनी खुशबू को खुद फैला सके। अपनी नवीनता के साथ फिल्म और सिनेमा का संदर्भ कई मायनों में एक सफल सहजीवन की तरह साबित हो सकता है और लगातार इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जो नयापन है, जो नवाचार है, वो फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऐसी फिल्में बनी और ऐसी फिल्मों से फिर जो सिनेमाई दुनिया बनेगी, उसकी जो रंगत निकलेगी, वो कहीं ना कहीं एक सर्वसमावेशी माहौल फिल्मों में भी बनेगा कि तमाम तरह की विचारों को वहाँ पे समाहित किया जाएगा। और जिस डेमोक्रेसी ऑफ थॉट्स की चर्चा हम लोगों ने कृति के संदर्भ में की थी, उसका एक व्यापक फलक हमें फिल्मों में भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ी चर्चा उन फिल्मों की कर ली जाए जो भारत में बनी और किसी न किसी कृति को ध्यान में रख के बनी। इनकी लंबी सूची है, काफ़ी मेहनत से मैंने इनको जमा किया। जैसे शुरुआत करेंगे मुंशी प्रेमचंद से। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, निर्मला, गबन, श्रद्धाराम फुल्लौरी की कहानी उसने कहा था, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा,
राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर केंद्रित फिल्में बड़ी साहित्यिक कृतियों पर केंद्रित तो रहीं, लेकिन फिल्म के रूप में असफल मानी जाती हैं। ये सारा बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सारा पेपर, ये टेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूँगा, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर भी फिल्म बनी। 1957 में बड़ी शानदार फिल्म बनी, हम सब जानते हैं, मदर इंडिया, जो 1940 में बनी औरत फिल्म का रीमेक थी। और ये फिल्म पल बक के मशहूर उपन्यास द मदर से प्रेरित मानी जाती है। लेकिन उस फिल्म की एक ख़ास बात ये भी थी कि वो जो नेहरूअन एरा जो कहा जाता है, कहीं न कहीं उसका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन भी था। और कई कारणों से मदर इंडिया जो है एक शानदार फिल्म साबित हुई। जो आइडियोलॉजिकल उसका अप्रोच था, जो कि हमारे दर्शकों को, हमारी भारतीय मानस में बहुत ज़्यादा बसा हुआ है, वो भी उसकी सफलता का एक कारण था। सुबोध घोष के उपन्यास सुजाता पर आधारित फिल्म सुजाता सन 1959 में प्रदर्शित हुई। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास सरस्वती चंद्र पर इसी नाम से 1968 में फिल्म बनी। R.K. नारायणन के उपन्यास गाइड और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम बनी। तीसरी कसम की मुझे दुख है, चूँकि वो कहानी पे केंद्रित है तो चर्चा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके बारे में भी कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है। मारे गए गुलफाम भी निश्चित तौर पे एक शानदार फिल्म रही। सत्यजीत राय प्रेमचंद की कहानी सदगति और शतरंज के खिलाड़ी पर टेलीफिल्म बना चुके थे। शानी के काला जल को दूरदर्शन ने फिल्मांकित किया। विमल मित्र के उपन्यास साहब बीबी और गुलाम पर इसी नाम से फिल्म बनी। फिर भी सारा आकाश, उसकी रोटी, माया दर्पण और द्विधा जैसी फिल्में 60 और 70 के दशक में समकालीन हिंदी साहित्य के आधार पर बनी और उस समय के बड़े नाम कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, विजयदान देथा जैसे बड़े लेखकों का नाम इन फिल्मों से जुड़ा, इन कृतियों से जुड़ा। विजयदान देथा हम जानते हैं राजस्थान के बड़े लेखक हैं। ठीक इसी तरह मणि कौल, M.S. सत्यू और K.A. अब्बास जैसे निर्माता निर्देशकों ने इन फिल्मों के माध्यम से मानव जीवन और उनके संघर्ष का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया। इन नामों के साथ एक बात अपने जहन में ये भी रखिए, जो मैंने शुरू में कहा कि हिंदी फिल्मों में भारतीयता को लेके दबाव अधिक रहा। तो आप देखेंगे कि सिर्फ हिंदी में जो टेक्स्ट लिखे गए, जो पाठ या उपन्यास लिखे गए, ऐसा नहीं है। जो भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में भी अच्छे या चर्चित उपन्यास रहे, उनको लेके फिल्में बनाने का काम हिंदी में बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके लिए अलग से कभी बात की जा सकती है। जानी मानी लेखिका इस्मत चुगताई की कृति पर आधारित गर्म हवा फिल्म सन 1973 में प्रदर्शित हुई। हंसा वाडेकर की ऑटोबायोग्राफी जो है सांगते आयका पर सन 1977 में भूमिका फिल्म। इसी तरह चक्र 1980 और बैंडेड क्वीन 1994 में बनी। क्रमशः जयवंत दड़वी और माला सेन की कृतियों पर ये आधारित थी। उसी तरह बहुत बड़े नाम हैं विजय तेंदुलकर, चुन्नीलाल मदिया, सुधेंदु राय और महाश्वेता देवी जैसे बड़े भारतीय लेखकों की कृतियों पर 80 और 90 के दशक में अर्धसत्य, मिर्च मसाला, सौदागर, 1084 की माँ जैसी फिल्में बनी। 1993 में 1993 में रुदाली फिल्म महाश्वेता देवी की कहानी है रुदाली, उसी पे केंद्रित रही। मिर्जा हादी के उपन्यास उमराव जान अदा पर उमराव जान फिल्म बनी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर देवदास और परिणीता जैसी शानदार फिल्में बनी। अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर और रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास चोखेर बाली पर बनी फिल्मों को हम सभी जानते हैं। इसी तरह गुलशन नंदा के उपन्यासों पर आधारित 60 और 70 के दशक में कटी पतंग, नीलकमल, खिलौना और शर्मिली जैसी फिल्में बनी, जिनसे हम परिचित हैं। मन्नू भंडारी की कहानी सच यही है को रजनीगंधा नाम से सन 1974 में बासु चटर्जी ने सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत किया। अभी मैंने चेतन भगत की बात की। चेतन भगत के उपन्यास वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन, 2 सेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित क्रमशः हेलो, 3 इडियट, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड और काई पोछे जैसी फिल्में बनी।
गुजराती नाटककार सौम्या जोशी के प्रसिद्ध गुजराती नाटक पर 102 नॉट आउट नामक फिल्म बनी, जिसमें जो है एक बाप अपने बेटे को जो है वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में है। अमिताभ की वो फिल्म हम लोग उससे परिचित हैं। काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास काशी का 80 पर मोहल्ला 80 फिल्म बनी कहने से बढ़िया मैं ये कहूँगा कि 2018 में सिनेमा घरों में औपचारिक रूप से दस्तक दी। अगर समय मिलेगा तो हम लोग इसकी एक चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत पर लीला बंसाली ने फिल्म बनाई, जो कि विवादास्पद भी रहा, उसका नाम बदलने तक की नौबत आई। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि जो विदेशी ऑथर हैं, शेक्सपियर की कृति ओथेलो पर आधारित ओमकारा फिल्म, हैमलेट पर हैदर और मैकबेथ पर केंद्रित मकबूल फिल्म, इनसे हम परिचित हैं। अ कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित अंगूर जो 1982 में आई, रोमियो एंड जूलियट से प्रेरित होकर हिंदी में कई फिल्में मानी जाती हैं, जिसमें 1988 की कयामत से कयामत तक, 81 में बनी एक दूजे के लिए, 1983 में बनी एक बार चले आओ, इश्कज़ादे 2010, गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 जैसी फिल्में हैं जो मानी जाती हैं कि इन सब का आधार जो है रोमियो एंड जूलियट। डॉक्टर एजेसी रोनिनन के उपन्यास द साइटिल पर केंद्रित फिल्म तेरे मेरे सपने, जेन ऑस्टन की कृति इमा पर आयशा और रस्किन बॉन्ड की कृति अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला और द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड पर केंद्रित जुनून, द ब्लू अम्ब्रेला और 7 खून माफ जैसी फिल्में बनी। उसी तरह ओ हेनरी की कृति द लास्ट लीप पर केंद्रित लुटेरा, फाइडोर के वाइट नाइट्स पर आधारित सावरिया, हरिंदर सिंह के उपन्यास कॉलिंग शेमल अ नॉवेल पर बनी फिल्म राजी, अनुजा चौहान की कृति पर द जोया फैक्टर, फिलिप मेयर के उपन्यास कन्फेशन ऑफ अ ठग पर बनी ठग ऑफ हिंदुस्तान और 2007 में बनी ब्लैक फ्राइडे एस हुसैन जैदी के उपन्यास पर आधारित है। तो ये एक लंबी सूची है, बहुत सारे नाम मुझसे छूट भी गए होंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नामों को मैं समेट सकूं, ताकि जो भी आगे इन पे स्वतंत्र होकर काम करना चाहें उनके लिए एक डेटा एक जगह संरक्षित हो सके। दरअसल रूपांतरण का ये जो कार्य है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट के रूप में हमको समझना होगा। तो पहले की हमारी जो सारी बहसें हैं उन पे हम कुछ निष्कर्ष की स्थिति में पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब कि जब हम एक कृति विशेष को पढ़ते हैं तो उसके साथ हमारी इच्छा, हमारी उम्मीद का जो एक यूटोपिया जुड़ा होता है, उस यूटोपिया को लेकर हम उसकी समीक्षा ना करें। कृति विशेष को पढ़ने के साथ हम उसमें अपनी इच्छित छवियों को खुद गढ़ते चले जाते हैं, जो कि व्यक्ति का अपना नितांत और अनोखा व्यक्तिगत रूप होता है। यह कल्पना फिल्म में सीमित हो जाती है, जबकि कृतियों में बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमको लगता है कि वो कृति बहुत अच्छी है और फिल्म बहुत ख़राब है। शब्दों का स्थान चलायमान चित्र और ध्वनियाँ ले लेते हैं, और ये कहीं न कहीं अच्छा भी है और बुरा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। कई बार कृति में जो लिखा गया है उससे अधिक दिखाना पड़ता है। और जैसे कृति में लिखा है कि 10 रातों तक भीषण युद्ध हुआ और अंत में वो जीत गए, तो ये 10 रातों का भीषण युद्ध दिखाने में उसकी बजटिंग, उसकी मार्केटिंग, उसका समय, वो कितना बड़ा दबाव फिल्म निर्माता और उसके प्रोड्यूसर पे होता होगा, आप समझ सकते हैं। और कई बार पन्नों में लिखे हुए को चंद मिनटों में पूर्ण करना होता है। कि जैसे एक फिल्म आई थी, उसको देखा तो ये ख्याल आया, वो गाना आ रहा है, तो वो जो ख्याल आया उसमें उनको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन वो जिसको देख रहे हैं, जब वो साक्षात दर्शक देख लेगा तो दुविधा यही है कि उसको वो सारे ख्याल आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका भी एक दबाव जो है फिल्म निर्माता के ऊपर होता है। कलम का काम जब कैमरे को करना होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कैमरे की भाषा किताबों की भाषा से अलग हो जाती है। तकनीक के माध्यम से रूपांतरण का अनुभव वर्तमान समय के लिए रोमांचक और नित्य नवीन अभिनव से बना हुआ है। कलाकार नई प्रौद्योगिकी के रूप से मोहित हो गए हैं और कैप्चर करने के नवीनतम तरीके विकसित करने का प्रयास उनके लिए अधिक रोमांचकारी हो गया है कि चीज़ों को किस तरह से कैप्चर किया जाए। और ये सिर्फ फिल्म निर्माताओं की बात नहीं है। जब से ये मोबाइल हम लोगों के हाथ में आया है
तो अच्छी सी सेल्फ़ी, अच्छी सी फ़ोटो, अच्छा सा वीडियो, उसको किस तरह से सजाया जाए, किस तरह से दिखाया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद ही इनसे जुड़ गए हैं। उसमें आत्म केंद्रीयता का एक बहुत बड़ा पक्ष तो है ही, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सौंदर्य का जो पक्ष है, एस्थेटिक का जो पक्ष है, वो भी रहता है कि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम दिखा सकते हैं, तो वो क्यों न दिखाएँ। बहुविचारों की तार्किक स्वीकृति, अस्वीकृति, आत्मकेंद्रीयता, आत्मवाद, आत्ममुग्धता और दखल की ललक जो आज जनसंचार माध्यमों ने अधिक सहज बना दिया है, ये माध्यम व्यापक वैश्विक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया स्वपूर्ति, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ फुलफिलमेंट के नए केंद्र बन गए हैं। इस आत्ममोह, आत्मकेंद्रीयता के बीच हम स्वयं को खोने की भयानक त्रासदी से जूझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मालेगांव को भी याद रखना होगा कि जो इन्हीं माध्यमों के माध्यम से अपनी स्थानीय अस्मिता को रेखांकित कर रहे हैं, मैं यहाँ पे उस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा। हम अवधारणात्मक वशीकरण के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में परंपरागत विधियों के कवच में हम कितना सुरक्षित रहेंगे, ये सोचनी है, विचारनी है, हमको सोचना पड़ेगा कि वो जो परंपरागत कवच है वो हमको कितना संरक्षित कर पाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि विपरीतों के बीच सामंजस्य को विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकारा जाए कि ये जो पूरी स्थितियां बन रही हैं, जो परस्पर विपरीत हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की स्थिति बने। और वो सामंजस्य निश्चित तौर पे वैचारिकी का है, क्योंकि यहाँ पे हम बस उनको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये जो हमारा समझना है, उस समझने के लिए हमको बहुत सारे दायरों को तोड़ना होगा। उस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ। रूपांतरण की कला हमारी गाढ़ी होती लालसाओं, हसरतों की ड्योढ़ी पर जलते हुए दिए की तरह है। दरअसल फिल्म रूपांतरण रोशनी से भरे हमारे ख्वाब हैं, किसी के पहचाने हुए जीवन, सपनों, इरादों और अकेलेपन का नवीन भावबोध से भरा वह संस्करण है जिसकी हर अदा पर हैरत ही हैरत है। हमको आश्चर्य होता है कि ये जो हो गया वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन कैसे हो गया। तो जो कैसे हो जाना है, उसके लिए वही चीज़ है कि वो जो कवच हम लोगों ने अपने आसपास बना रखा है, विचारों का या पुरानी परिपाटी का, उस दायरे से थोड़ा बाहर निकल के नई चीज़ों और श्रृंखलाओं से हमको जुड़ना होगा। इससे गुज़रते हुए कभी लगा कि हम क्या हुए कि बस तार तार हुए, कि भाई जो कृति हमने पढ़ी थी, जो गोदान हमने पढ़ी थी, या जो दूसरे उपन्यास हमने पढ़े थे, उसका सौंदर्य तो अद्भुत है, लेकिन ये क्या कि फिल्म बना के इसका रेशा रेशा उधेड़ दिया है। तो वही कि हम क्या हुए कि बस तार तार हुए। तो कभी लगा कि जैसे कोई गुमशुदा कोई मौसम खिला हुआ उजाला बनकर आँखों के सामने नाच उठा हो, कि ये वो मौसम है जो तो खो गया था, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जहन में था और आज एकदम से उजाला बनकर हमारी आँखों पे छा गया है। तो ये जो एडॉप्टेशन है, ये जो अडॉप्टेशन है, अनुकूलन है, फिल्म रूपांतरण है, वो दोनों तरह की स्थितियां हमारे बीच पैदा कर रहा है। एक तरफ तो हम कई मामलों में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो कई मामलों में हम उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना और प्रशंसा के बीच अगर वो जो तुलनात्मक या तुलना करने वाली जो स्थिति है, उस परिपाटी में जब हम शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो शामिल होते समय ये हमको समझना होगा कि तुलना करने से पहले कि एक जगह कलम है और एक जगह कैमरा है। एक जगह जो काम कलम कर रही है, दूसरी जगह वो काम कैमरा कर रहा है। तो तुलना करते समय अगर इस तरह की चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में चीज़ों की तुलना कर पाएंगे और रूपांतरण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो मोटे तौर पे हम लोगों ने हिंदी फिल्मों की वर्तमान परिस्थितियों का जायज़ा लिया। क्षेत्रीय और हिंदी फिल्मों के संदर्भ में हम लोगों ने फिल्म उद्योग की स्थिति को देखी। मालेगांव जैसी बहुत मामूली किस्म की फिल्में किस तरह से अपना एक स्थान बना रही हैं, अपना एक वजूद बना रही हैं। आपको अगर कभी समय मिले तो आप YouTube पर मालेगांव का सुपरमैन जैसी फ़िल्म देखें, और आप निश्चित तौर पे वो फ़िल्म देखने के बाद
उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से मालेगांव का गजनी फ़िल्म है। जैसे गजनी जो फ़िल्म आई थी जिसमें आमिर खान जो है वो भूल जाते हैं, तो अब याद रखने के लिए अपने शरीर पे वो हर जगह लिख के रखते हैं नाम और नंबर। लेकिन ये जो मालेगांव का पात्र है जो गजनी है वो अपने शरीर पे लिख के रखता है। आपको हंसी आएगी कि वो लिख के रखता है कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है, राशन वाले का बिल देना है, नल के पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है। और ये जो समस्याएं हैं एक लूम वर्कर की, एक निम्न वर्गीय समाज के व्यक्ति की, वो किसी कॉरपोरेट के बहुत बड़े आदमी की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक साधारण जन की समस्याएं हैं, क्योंकि जो वो अपने जीवन में हमेशा इन्हीं समस्याओं से घिरा होता है। तो एक किस तरह हास्य का पुट देकर, और पायरेसी ही है, मतलब वहाँ से मूल कथाएं उठा रहे हैं, लेकिन उसको अपनी क्षेत्रीयता में, अपनी भाषा में, अपनी समस्याओं के साथ वो एक तरह से उसका रूपांतरण ही कहिए या उसको मॉक डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए, वो उसको वहाँ पे मॉक डॉक्यूमेंट्री नहीं तो कम से कम ऐसे मूवीज़ की कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है जहाँ पे आकर वे अपनी बातें कह रहे हैं। तो इस तरह की फ़िल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए, अद्भुत फ़िल्में हैं। तो आप एक बार मालेगांव की फ़िल्में वही टाइटल जो बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर हैं, आप देखेंगे कि वो टाइटल वहीं से ले रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे मालेगांव का शोले मिलेगी, मालेगांव का गजनी मिलेगी, इस तरह मालेगांव का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मिलेंगी। तो इस तरह के मालेगांव का सुपरमैन मिलेगा। और मालेगांव का जो सुपरमैन है वो सुपरमैन बहुत शक्तिशाली हष्ट पुष्ट नहीं है, वह एकदम दुबला पतला है, पहनने के लिए उसके पास फुल पैंट भी नहीं है, हाफ पैंट पहना हुआ है, नाड़ा उसकी पैंट का निकला हुआ है जो नीचे तक लटक रहा है, उसके पैरों में जूते नहीं हैं, वो चप्पल से काम चला रहा है। और इसके पीछे जो डायरेक्टर हैं वो तर्क देते हैं कि भाई जो मालेगांव का सुपरमैन, मतलब मालेगांव लूम का शहर है, जब यहाँ का आदमी 12 घंटे 16 घंटे लूम में काम करेगा, मुफलिसी में अपनी ज़िंदगी बिताएगा, तो वो जूते और हष्ट-पुष्ट होने के लिए जिस तरह का उसको आहार चाहिए वो सब उसको नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सुपरमैन होगा वो इसी तरह का सुपरमैन होगा। तो ये जो सोच है वो सोच बहुत कुछ कहती है। तो ऐसी फ़िल्मों का एप्रिसिएशन होना चाहिए जो मैंने जैसे कहा कि अपनी तस्वीर में अपना रंग भरने वाली जो बात है, ऐसी फ़िल्मों की तरफ हम लोगों को मुड़ के देखना चाहिए। अब चूँकि मैंने अपनी बात में, अपनी चर्चा में बहुत सारी फ़िल्मों की चर्चा की, लेकिन चूँकि किसी एक फ़िल्म के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करें, समझने की कोशिश करें कि वो रूपांतरण में कितना सफल हुई और उसकी सफलता या असफलता के कारण क्या रहे, कारक क्या रहे, तो उस मामले में मैं जो है मोहल्ला 80 की चर्चा करना चाहूँगा। और मोहल्ला 80 को मैंने एक मॉक डॉक्यूमेंट्री और ऐसे फ़िल्मों की कैटेगरी में रखा है। आप सभी जानते हैं वरिष्ठ कथाकार काशीनाथ जी द्वारा जो उनका उपन्यास था, वो उपन्यास भी था कि संस्मरण था कि क्या था, वो काशीनाथ जी को भी नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ भी था, जिस तरह से भी काशी का 80 एक कृति के रूप में हमारे सामने आई, तो उस पे जो फिल्म बनी मोहल्ला 80, हम लोग थोड़ा समय है तो मैं आधे घंटे हैं, मैं 10-15 मिनट मोहल्ला 80 को लेके बात करूँगा। और उसके बाद चाहूँगा कि थोड़ा आप में से जो साथी कुछ चीज़ें साझा करना चाहें, तो मैं निश्चित तौर पे अपने आप को उनसे संपन्न करना चाहूँगा आपके विचारों से। लेकिन एक 10-15 मिनट हम लोग मोहल्ला 80 की बात करते हैं। वरिष्ठ कथाकार काशीनाथ सिंह के प्रकाशित उपन्यास काशी का 80 को आधार बनाकर फिल्म मोहल्ला 80 का निर्माण हुआ। काशी का 80 दरअसल हंस पत्रिका के लिए धारावाहिक रूप में लिखे बनारस के संस्मरण हैं। काशीनाथ जी ने जो लिखा वह संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज का मिला जुला रूप था, जो अंततः उपन्यास के नाम से जाना गया और लोकप्रिय भी खूब हुआ। लेकिन यह लोकप्रियता उन लोगों के बीच अधिक रही जो आस्वाद में रुचि रखते हैं। इस संदर्भ में प्रेम भारद्वाज और अल्पना मिश्र को दिए गए अपने साक्षात्कार में काशीनाथ जी कहते हैं कि हम कह रहे थे कि हिंदी के जो पाठक हैं, हिंदी के इतर दूसरे अनुशासन जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के जो छात्र हैं, इसको उन्होंने पढ़ा,
बनारस में आने वाला कोई भी ऐसा अवसर नहीं है जिससे कहा न जाता हो कि काशी का 80 पढ़ लो। इसके बाद टूरिस्ट जो आते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती है, उनसे बताया जाता है कि इसे पढ़ो। मान्यता इसको तो दूसरे लोगों से मिली, मतलब हिंदी के साहित्यिक अध्ययन अध्यापन करने वाले लोगों से इतर आलोचकों से नहीं मिली, न हिंदी के लेखकों से मिली। ये उनके काशीनाथ जी के कथन। इसी साक्षात्कार में काशीनाथ जी इस कृति के कहानी, संस्मरण या रिपोर्टाज होने के संदर्भ में कहते हैं कि यादव ने कहा है, यहाँ यादव मतलब वो राजेंद्र यादव जी के लिए कह रहे हैं। वे लिखते हैं, यादव ने कहा है, मैं इसे कहानी नहीं मानता। मैंने पूछा क्या मानते हैं? उन्होंने कहा यह संस्मरण हो सकता है। मैंने कहा संस्मरण ऐसा नहीं हो सकता, मैं संस्मरण नहीं मानता। तो उन्होंने कहा क्या करें इसका? हमने कहा सोच लीजिएगा फिर बताइएगा। तो अगले दिन कहा कि रिपोर्टाज कह सकता हूँ। हमने कहा रिपोर्टाज तो हमने पढ़े हैं, रिपोर्टाज तो ऐसे नहीं होते, इसमें कहानी के गुण हैं। उन्होंने कहा तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं, लेकिन यह उन्हें पसंद बहुत आया। कहने का मतलब कि जो काशी का 80 का पूरा कलेवर है वो क्या है, उसको लेके राजेंद्र यादव जैसा संपादक, समीक्षक और खुद लेखक असमंजस की स्थिति में है कि वह क्या है। फिर निर्णय यही होता है कि तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं कि ये क्या है। इस कृति की लोकप्रियता को देखकर संभवतः चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस पर फिल्म निर्माण की बात सोची होगी, पर दुर्भाग्य रहा कि यह फिल्म 6 वर्षों तक सेंसर बोर्ड और कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझी रही। अंततः इसे बहुत सी काट छाट के बाद जब प्रदर्शित करने की अनुमति मिली भी, तो यह फिल्म में दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई जितनी की अपेक्षा थी। अब देखिए वही होता है कृति के रूप में। अब वो कृति क्या थी हम लोग इस बहस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जो भी थी वो बहुत पॉपुलर थी। और अदर देन हिंदी राइटर्स, हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी स्कॉलर्स, वो जो बाहर का क्षेत्र था वहाँ पे वो बहुत मशहूर थी। कुछ फिल्म समीक्षकों ने फिल्म की असफलता के लिए फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कमज़ोर फिल्म रूपांतरण का दोषी माना। वो कहते हैं ये इसका रूपांतरण जो है सही तरीके से नहीं कर पाए। तो कुछ ने सेंसर बोर्ड द्वारा की गई काट छाट को। यह फिल्म वर्ष 2015 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन लीक होने के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया था। और मैं सच कहूँ इसका ट्रेलर ही नहीं लीक हुआ था, पूरी फिल्म लीक हो गई थी, क्योंकि 2014 से 2016 तक मैं खुद बनारस में एज ए यूजीसी रिसर्च अवार्डी कार्यरत था और मुझे अच्छे से मालूम है कि बच्चे लंका पे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है लंका, वहाँ के गेट पे ऐसी दुकानें हैं जो 10-10 रुपए में पेन ड्राइव में आपको ये फ़िल्म डाल के दे देते थे। और चूँकि ये बनारस से जुड़ी हुई थी और जो बनारसी मस्ती है, जो बनारस के लोग हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उन सब से जुड़ी हुई थी, तो बच्चों ने इसको खूब देखी। और इस कारण जो है फिल्म रिलीज़ होने से पहले भी वो एक बड़े व्यापक स्तर पर 10 रुपया में लंका से बट गई और फिल्म की लंका लग गई। फिल्म की भाषा और संवाद को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिल्म से जुड़ा विवाद दिल्ली हाई कोर्ट, सेंसर बोर्ड और फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण के बीच से होता हुआ लंबे इंतजार के बाद खत्म हुआ। फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं पता कि एजेंडा क्या था, लेकिन सीबीएफसी और एफसीएटी ने फिल्म में देरी के लिए हर संभव प्रयास किया। इस तरह फिल्म 2018 में सिनेमा घरों तक पहुंच गई, लेकिन अधिकांश फिल्म प्रेमियों और समीक्षकों का कहना था कि बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। इसका पायरेटेड वर्जन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध था, जो कि फिल्म की व्यावसायिक विफलता के कारणों में से एक माना जा सकता है। तो ये वो बैकग्राउंड था जो काशी का 80 से मोहल्ला 80 के रूपांतरण की प्रक्रिया में जो परेशानियां थी वो। अब मोटे तौर पे सीधे आ जाते हैं कि फ़िल्म असफल क्यों हुई।
तो जो मुझे समझ में आई बात, ख़ास तौर पे उन दिनों बनारस में रहते हुए 10 रुपए में इसका पायरेटेड वर्ज़न देखते हुए, और सिर्फ पायरेटेड वर्ज़न नहीं, मतलब उस समय का वो पूरा माहौल इस फ़िल्म को लेके जो था, मुझे ये समझ में आ रहा है कि फ़िल्म की रिलीज़ में जो देरी हुई, जो कानूनी अड़चनें हुई या जो भी हुई, वो एक पहला कारण रहा। दूसरा, फ़िल्म का व्यापक विरोध, चूँकि बाद में ये हिंदू अस्मिता और हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उसको छोटा कर आंकने वाली जो बातें हैं, उनको लेकर भी इसका विरोध हुआ, वो भी एक कारण रहा। फ़िल्म में की गई काट-छाँट, बहुत सारी चीज़ें इसमें सेंसर बोर्ड ने कहा कि इनको हटा दीजिए, वो भी एक कारण रहा। फ़िल्म के पायरेटेड वर्ज़न की बाज़ार में सहज उपलब्धता, वो भी क्योंकि जो दर्शक है वो मोटे तौर पे इसको देख चुका था। सनी देओल की जो एक लोकप्रिय सिनेमाई छवि है, जहाँ पे एक अकेला आदमी, जब सनी देओल, मतलब दर्शक सनी देओल से क्या समझता है, क्या अपेक्षा रखता है? दर्शक सनी देओल से वो अपेक्षा रखता है कि जब सनी देओल कहे कि एक कागज़ पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, और तारा जो है अकेले पाकिस्तान में जाके और पूरा का पूरा नल उखाड़ ले और पूरी की पूरी ट्रेन लेके अपने बीवी बच्चों को लेके हिंदुस्तान चला आए। तो इस सनी देओल को जो दर्शक पसंद करता है, वो एक असहाय और निरीह अवस्था में किसी पंडित जी को किस तरह पसंद करेगा, आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सनी देओल की जो एक सिनेमाई छवि रही है, उसके विपरीत उनको फ़िल्म में रोल मिला, और उससे भी उनकी जो फ्रेंड फॉलोइंग थी, निश्चित तौर पे वो नाराज़ हुई होगी। फ़िल्म गीत संगीत का अभाव, फिल्मोचित नाटकीयता का अभाव, क्योंकि चंद्रप्रकाश द्विवेदी बड़े जिम्मेदार, मतलब उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो कृति के प्रति जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा ढोते हैं, उस तरह के व्यक्ति हैं। तो निश्चित तौर पे वो फिल्मोचित जो नाटकीयता था वो उसमें नहीं ला पाए। और स्थानीयता का अतिरेक, मतलब बनारसी आदमी बनारस को कितना दिखा दे, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी उस मोह माया में भी फंस गए, और यहाँ पे स्थानीयता का अतिरेक हो गया। और स्थानीयता का ये अतिरेक अगर खाली उस स्थान तक होता, आपको खाली, जैसे मैंने कहा, मालेगांव तक रहता और खाली आपको बनारस में दिखाना होता तो समझ में आता है। लेकिन जब आपको फ़िल्म को एक बड़े व्यापक रूप पे पूरे हिंदुस्तान में दिखाना है, तो इतना ज़्यादा स्थानीयता का अतिरेक उचित नहीं था। मुझे लगता है वो भी इसकी असफलता का एक कारण रहा। फ़िल्म का पारिवारिक फ़िल्म की श्रेणी में न होना दूसरा कारण था कि आप इस फ़िल्म को पूरे परिवार के साथ नहीं देख सकते थे। फ़िल्म की कहानी में सहज प्रभाव की भी कमी थी। और अंतिम बात जो कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस फ़िल्म को मैं एक मॉक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मानता हूँ। मॉक डॉक्यूमेंट्री क्या है? तो मॉक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों का एक ऐसा प्रकार है जो पहले से ही दर्शकों में लोकप्रिय किसी शैली में बुनी जाती है, एक ख़ास शैली जो पहले से लोकप्रिय हो। जैसे पूरा का पूरा जो काशी का 80 है, वो जो घाटों की एक शैली है बोलने की, गालियाँ देने की, या पप्पू की अड़ी पिक्की जो बहसबाजी है, वो एक ख़ास बनारसी शैली है। तो वो पहले से ही लोकप्रिय है, लेकिन ये लोकप्रियता कहाँ है? बनारस में। जो बनारस से है वो इस चीज़ को जानेगा। तो ये एक ऐसा प्रकार है जो पहले से ही दर्शकों में लोकप्रिय कोई एक शैली है। इनमें डॉक्यूमेंट्री बस इसलिए सम्मिलित कर दिया जाता है कि जिससे कथा बुनावट को भ्रमपूर्ण विश्वसनीयता और मनोरंजन प्रदान किया जा सके। ऐसी फिल्मों में फिल्म निर्माताओं का वैचारिक दखल सत्य पर हावी दिखाई पड़ता है। इसी तरह ये ऐसे फिल्म हो जाती हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो भी उसमें दिखाई दे। इसी तरह ऐसे फिल्म उन्हें कहते हैं जहाँ पे निर्माता का वैचारिक दखल बहुत ज़्यादा हो, और ऐसे में ऐसे फिल्म उन्हें माना जाता है जो ऐसी अनुभूति को प्रदर्शित करे जो बाह्य दुनिया में एक आंतरिक स्व की संकल्पना का द्योतक हो। आंतरिक स्व मतलब जैसे मैं देखता हूँ। ऐसी फिल्मों में पारंपरिक सीमाओं के लिए अनादर होता है। स्वपरावर्तन इन फिल्मों का एक मूल तत्व होता है। आत्मीयता का भाव इन फिल्मों का मुख्य भाव माना जाता है। और यहाँ पे वो आत्मीयता किसके प्रति है? बनारस और बनारसी पना के बारे में है। और वो आदर इतना ज़्यादा हो गया कि
दर्शक फ़िल्म के रूप में इसका अनादर कर दिया। वैचारिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें फ़िल्म के ताने-बाने में पिरोना भी इस तरह की फ़िल्मों का एक प्रमुख गुण माना जाता है। इनकी प्रकृति राजनीतिक, असंगतिपूर्ण, शोक और लोचपूर्ण होती है। इन फ़िल्मों में निर्माता की व्यक्तिगत छाप दिखाई पड़ती है, स्वचेतना का एक स्वरूप भी इन फ़िल्मों में मिलता है। मोहल्ला 80 मॉक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म और एस्से फ़िल्मों का एक मिला-जुला सा कुछ है। मतलब ठीक उसी तरह जैसे राजेंद्र यादव और काशीनाथ सिंह नहीं समझ पाए कि ये क्या है और वो बोले कि मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। तो मैं जितना सोच पाया इस फ़िल्म को लेके, तो मुझे लगा कि ये मॉक डॉक्यूमेंट्री और ऐसे फ़िल्मों का मिला-जुला सा कुछ है। बाकी ये सचमुच क्या था, ये आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। एक बात जो हमको समझनी होगी कि जो फ़िल्में कामयाब होती हैं, सरकार या कॉर्पोरेट घराने जिन फ़िल्मों को आर्थिक रूप से संयोजित करते हैं, वे उनकी निर्माण प्रक्रिया एवं विषय को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन जहां इनकी पूंजी का दबाव नहीं है, अर्थात जहां व्यक्तिगत संसाधनों से पूंजी की व्यवस्था की जा रही है, वहां यह सरकारी दबाव काम नहीं करता। फ़िल्मों को लेकर विवाद कई तरह के हो सकते हैं। ये बाह्य और आंतरिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। बाह्य दबाव कई बार सरकारी नीतियाँ, इच्छाओं, योजनाओं, विचारधाराओं इत्यादि को लेकर होता है। तो कॉर्पोरेट घरानों का पूंजी के बदले, मतलब अगेंस्ट द रिटर्न वाली जो बात है, का दृष्टिकोण एक तरह से दबाव ही है। आंतरिक दबाव फ़िल्म में उठाए गए विषय, संवाद और उसकी व्यापक स्वीकृति अस्वीकृति को लेकर होता है। कई बार स्त्रियों, बच्चों, लैंगिकता, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं को लेकर भी विवाद हो जाता है। लेकिन इस तरह के विवाद भी कम विवादास्पद नहीं है। मतलब कई बार इस तरह के विवाद जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं ताकि उस विवाद का भी फ़ायदा फिल्म को मिले। कई बार स्थानीयता या उनसे थोड़ा आगे क्षेत्रीयता का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों को चुनौती देने लगता है। मोहल्ला 80 संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं को लेकर विवाद में उलझा, जो कि उसके लिए व्यावसायिक दृष्टि से अभिशाप बन गया। और ये अभिशाप जो है फिल्म की असफलता का एक मूल कारण रहा, जो ये फिल्म देखते हुए मुझे समझ में आई। बाकी बातें और भी हो सकती हैं। एक 10-15 मिनट का समय मेरे पास और है, तो मुझे लगता है कि मैंने मोटे तौर पे जो बातें मुझे कहनी थी, अपनी पढ़ने लिखने की सबकी अपनी एक सीमाएं होती हैं, सबकी सोच का अपना एक दायरा होता है, निश्चित तौर पे मेरा भी है। लेकिन मैं हमेशा बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स देने से बचता हूँ कि उसके बावजूद मतलब जिसे कहते हैं कि सिंप्लिसिटी ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग जो है, उसके साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहूँगा, ताकि इस चीज़ को लेके हम लोग एक बेहतर बहस की रूपरेखा तैयार कर सकें, और कहीं ना कहीं मैं भी उससे समृद्ध होना चाहूँगा। तो मैं आप मित्रों से निवेदन करूँगा कि आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहें, निश्चित तौर पे वे अपनी बात रखें। एक बार पुनः भाई मुकेश मिरोठा जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।